नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं कृषि जगत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है और कैसे नई नई जानकारी लेकर हमारे किसान भाई बहन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बंद नजर आए, लेकिन सरकार की कोशिशों से कृषि क्षेत्र जो है वो लगातार चलता रहा, जिससे किसानों को कई सुविधाएं भी मिली और किसानों की वजह से ही हम मान सकते हैं, अन्नदाता की वजह से ही हर घर तक जो भोजन है वो भी पहुंचा। आवश्यकता है लगातार नई जानकारी भी किसानों को मिलती रहे। ऐसे में क्या कुछ नई जानकारी है आपको बताएंगे, साथ ही बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, विज्ञान और किसान में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं आधुनिक तकनीकों के बारे में, किस तरीके से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की बात की जाए, मशीनीकरण की बात की जाए, आज के समय में महत्वपूर्ण हो चली है और कैसे ये मानव परिश्रम को भी कम कर रही है। आज खासतौर से हम आपको बताने जा रहे हैं मखाने की पॉपिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं मखाना जो कि एक ऐसी फसल है जिसके साथ मुनाफा काफ़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पॉपिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत मखाना जो है उसको बीज से निकाला जाता है। इस दौरान नुकसान काफ़ी होने की संभावना रहती है अगर उसको हाथ से किया जाए, लेकिन अब ये काम भी मशीन से होने लगा है। यानी मशीन के चलते पॉपिंग की जो प्रक्रिया है बेहद ही आसान हो चुकी है और यहाँ पर नुकसान भी बहुत ही कम होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मखाने की पॉपिंग कर हमारे किसान अपना फ़ायदा बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कृषि में मशीनीकरण को भी और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मखाना एक तरह का जलीय पौधा है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा में होती है। अकेले बिहार में करीब 15,000 हेक्टेयर जल निकाय में इसे उगाया जाता है और लगभग 5 लाख परिवार सीधे इसकी खेती, कटाई, पॉपिंग, बिक्री और उत्पादन से जुड़े हैं। बिहार से हर साल करीब 7,500 से 10,000 टन मखाना बेचा जाता है। इसकी पॉपिंग मेहनत से भरा, अधिक समय लेने वाला और बोझिल काम है। सबसे पहले बीज को पारंपरिक मिट्टी के बर्तन में या कच्चे लोहे की कढ़ाई में 250 से 320 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भूनना होता है। 2 से 3 दिनों के बाद इसे फिर से भूनकर लकड़ी के हथौड़े या मुंगरी से पीटकर छिलके को अलग करते हैं। इस काम के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत होती है, क्योंकि छिलका हटाने में कुछ सेकंड की देरी मखाने की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। लुधियाना के केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने पॉपिंग के लिए एक खास मशीन तैयार की है। ये मशीन मखाना भूनती भी है, उसकी थ्रेसिंग भी करती है, सुखाती भी है और ग्रेडिंग भी कर देती है। इसने गरीब मजदूरों को कड़ी मेहनत से तो बचाया ही है, काम को बेहतर और निर्यात बाजारों के लिए अच्छी क्वालिटी का मखाना तैयार करने में भी मदद की है। इस मशीन में एक बंद बैरल है जिसमें मखाना भुना जाता है। भुने हुए बीज का कड़ा छिलका सेकंडों में ही स्वचालित तरीके से टूट जाता है। पुराने तरीके में कर्मचारी के हाथ जलने का खतरा रहता था और हथौड़ा हाथ में छाले डाल देता था। नई प्रणाली में कोई जोखिम नहीं है। इसमें चूंकि रोस्टिंग और पॉपिंग के बीच कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, इसीलिए काम करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। नई मशीन समय की भी बहुत बचत करती है, क्योंकि ये प्रणाली 2-3 दिन का काम महज 20 घंटे में पूरा कर सकती है। साथ ही मखाने की गुणवत्ता और बाजार मूल्य भी बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा पारंपरिक विधि के मुकाबले इस प्रणाली में कम से कम 50 रुपए प्रति किलो अधिक दाम मिल जाते हैं। मखाना परंपरागत रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ही उगाया जाता रहा है, लेकिन पॉपिंग मशीन आने के बाद देश के दूसरे इलाकों में भी इसकी खेती होने लगी है। खास तौर से मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उद्यमियों ने मखाने की खेती, व्यापार, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में दिलचस्पी दिखाई है। चूँकि विकसित देशों से पॉप्ड मखाने की मांग बढ़ी है, इसीलिए मशीन मालिकों का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जगी है।
बिहार सरकार मशीन पर सब्सिडी दे रही है। शुरुआत में आपको लगभग 15 लाख रुपए लगाने होंगे। उसके बाद मशीन चलाने के लिए हर माह 5 लाख रुपयों की जरूरत होगी। 6 महीने सब्र के साथ काम करें, उसके बाद आमदनी ही आमदनी। उम्मीद है कि पॉपिंग मशीन से मखाने की खेती का क्षेत्रफल बढ़ेगा और इस काम में लगे गरीब समुदाय की आजीविका में सुधार होगा। अब आइए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागवानी क्षेत्र की भी। जी हाँ, मानसून जो है वो करीब अब जैसे ही दस्तक देगा, इस दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बागवानी अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। और ख़ासतौर से हमारे जो आम के किसान हैं, यानी अगर आप आम की बागवानी कर रहे हैं तो इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। यह समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहें। ऐसे स्थान जहां पर ज़मीन हल्की है या बलुई है, वहां 1 सप्ताह के अंतराल पे पानी देने की व्यवस्था करें, और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है, वहां पर 10 दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, और इसके घोल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर उनकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं तो फलों के विकास में लाभ होगा और इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जहाँ तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौर जीत है, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान से निकाली गई किस्म पूसा लालिमा है, उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जून के प्रथम सप्ताह में एक छिड़काव पोटेशियम का किया जाता है तो उससे फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने में लाभ होगा। इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें। अगर यह दोनों रसायन नहीं उपलब्ध है तो पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी 1% का घोल बनाकर एक छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि ईंट के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, उससे आम में कोयलिया विकार हो जाता है। तो आम की कोयलिया विकार से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने मई के प्रथम पखवाड़े में एक छिड़काव बोरेक्स का अवश्य कर लिया होगा, और एक दूसरा छिड़काव इस समय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका एक छिड़काव इस समय अवश्य कर दे। इस समय जो सबसे प्रमुख कीट आम के बागों में जिसका प्रकोप देखा जा रहा है वह है फल मक्खी कीट, और इसकी मादा फल की सतह पर छिलके के नीचे अंडे देती है और उन अंडों से लार्वा निकल करके वह गूदे को खाता है, और जो प्रभावित भाग होता है वहां पर सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा, और जिन्होंने लगा लिया उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकड़ी लगी है उसको नियमित अंतराल पे बदलते रहें। सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पे जो उपचारित लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना जरूरी होता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल्द से जल्द फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 12 से 15 फल मक्खी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। अब बात आती है कि फल मक्खी ट्रैप की लकड़ी को उपचारित कैसे करें। इसके लिए 3 रसायनों की जरूरत होती है। पहला है एथाइल अल्कोहल, जिसकी 6 भाग मात्रा ले लें, और दूसरा रसायन है मिथाइल यूजिनॉल, जिसकी 4 भाग मात्रा लें, और इसके साथ साथ कीटनाशी जैसे कि स्पाइनोसाइड है उसकी 3 भाग मात्रा ले लें, और इन सबको मिलाकर घोल बना लें, और प्रयास करें कि जो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में भिगो के रखें। इसके लिए हमारे किसान भाई स्पाइनोसाइड की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कम से कम 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पे करें, जिससे फल मक्खी प्रबंधन में काफी लाभ होता है। ऐसे बाग जहाँ पर पेड़ छोटे हैं या अभी फलत में नहीं है, जल्दी ही लगाए गए हैं,
तो उसमें जो छोटे पौधे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंतराल पे सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून में वो नया बाग लगाएंगे, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के बीच में ही उनको गड्ढे खोदने की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला हुआ गड्ढा है वो कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए चिलचिलाती धूप में खुला रहे, जिससे उसमें जो भी रोगाणु या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए और आने वाले दिनों में जब हम उसमें पौध लगाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य इस माह में कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसे ही सफल और प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। इनका नाम है सूडाराम वर्मा। आपको बता दें, कोशिश लगातार सरकार की तरफ से यही होती आई है कि हर किसान पानी के महत्व को जाने, इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखे। लेकिन सूडाराम जी जो हैं, इन्होंने पिछले कई वर्षों से इस पर काम किया और कोशिश की कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक उपज कैसे ली जा सके, और इसमें ये काफ़ी सफल भी रहे। आधुनिक तकनीक का इन्होंने सहारा लिया और इनके कृषि में योगदान को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफ़र, आइए देखते हैं। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था, जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानी की विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए
और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंदराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो देखा आपने सुंदराम जी लगातार कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। हम भी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब नजर डाल लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों के लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे किसान सावधानी बरतें और इस महामारी से बचे रहें। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें, ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले, ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो।
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे कार्यान्वित करेगा। ऊंची कीमत वाली बागवानी फसलों का आयात कम करने व जहां कहीं संभव हो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है। इन 53 क्लस्टरों में से 12 क्लस्टरों को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 क्लस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर कुल निर्यात लगभग 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि CDP से 10 लाख किसानों सहित अन्य हितधारकों को लाभ होगा। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएगा। हम दुनिया की जो आवश्यकता बागवानी के क्षेत्र से पूरी कर सकते हैं, अपना निर्यात बढ़ाकर उसमें भी भारत अपना योगदान दे। इस मनोयोग से प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में बल प्रदान करते रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस दिशा में एक के बाद एक सफलता के सोपान तक पहुंचने की दिशा में प्रवृत्त हो रहा है। उसी योजना के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हम सब ये महसूस करते थे कि बागवानी के क्षेत्र में चाहे फल हो चाहे सब्जियां हों, हम दुनिया का लगभग 12% से अधिक उत्पादन करते हैं। 12% उत्पादन है, लेकिन अगर निर्यात की स्थिति में देखें तो उस तुलना में काफ़ी कम हमारा निर्यात है। उत्पादन भी बढ़े, निर्यात भी बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब निर्यात की दृष्टि से हमें सोचना है तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो मानदंड हैं, उन मानदंडों को भी हम सब लोगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के बाजार में हमारा उत्पादन ठहर पाए, प्रतिस्पर्धा कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में कृषि और बागवानी का यह क्षेत्र पूरी शिद्दत के साथ काम करे और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे कि हम किसी भी प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। दूसरा, भारत में हम सब महसूस करते हैं कि छोटे रकबे के किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है। छोटा किसान अगर मजबूत नहीं होगा, वह मुनाफे की खेती नहीं करेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप देश के सामने आने वाले संकट पैदा होंगे। किसान की संख्या कम न हो, किसान की अगली पीढ़ी भी
किसानी के प्रति प्रवृत्त हो सके, आकर्षित हो सके, इस दृष्टि से इस क्षेत्र को हमें और मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। आज आपको बताने हम जा रहे हैं किसान रथ मोबाइल ऐप के बारे में। क्या इस ऐप में खास है और कितनी मदद इसके जरिए किसान को मिल सकती है, आइए देखते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप देश भर के किसान और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ऐप के जरिए किसान आसान तरीके से आवश्यक तिथि और स्थान पर परिवहन वाहनों की जानकारी ले सकते हैं। ये ऐप प्रमुख परिवहन एग्रीगेटर्स और व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों के साथ इंटरफेस का काम करता है। किसान रथ ऐप ट्रांसपोर्टर्स को अपने वाहनों को पंजीकृत करने और किसानों और व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। इस ऐप के उपयोगकर्ता किसान और व्यापारी अपने पोस्ट किए गए कंटेंट की प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान ऐप के जरिए कृषि उत्पादों के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। किसान रथ के जरिए यात्रा पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर के लिए एक रेटिंग भी दे सकते हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं या किसानों को ट्रांसपोर्टर से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया की भी, जो यहाँ खासतौर से ट्विटर की अगर बात की जाए तो इस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या कुछ जानकारी साझा की गई, कितनी उपलब्धियां जो हैं वो हमने अर्जित की हैं, इस बारे में क्या जानकारी दी गई ट्विटर के माध्यम से, आइए देखते हैं। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं। इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए सरकार देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों के जरिए अपनी फसल मनचाही कीमत पर कहीं भी बेचने की आज़ादी देकर किसान को भ्रष्टाचार और बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के हर खेत को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाने में योगदान दे रही है। जैविक खेती को अपनाने के लिए किसान समूह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से किसान अब अपने खेत की प्रकृति के अनुरूप फसलें उगाकर भरपूर पैदावार ले रहे हैं। 100% यूरिया की नीम कटिंग पहली बार संभव हुई है। नई यूरिया नीति के तहत उर्वरक पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए गोरखपुर, बैरोनी तथा तलचर में खाद फैक्ट्री का पुनरोद्धार किया गया है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों के हितों को आपदाओं और नुकसान की आशंका से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। सरकार ने किसानों को तकनीक की नई सौगात दी है। किसान पोर्टल के माध्यम से मौसम की रिपोर्ट से लेकर खाद आदि की जानकारी मिल रही है, तो वही ई नाम ने किसानों को देश भर की मंडियों के साथ जोड़कर उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही किसानों को पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन जैसे आय के अन्य वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, क्योंकि जब मजबूत होगा किसान तभी तो बढ़ेगी देश की शान। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का भी। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।